हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। कैसे हो बेटा आप सब लोग? ठीक हो? होप कि आप सब लोग सेफ हो अपने घर पे। चलो बेटे, आज हम क्लास +2 का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 लेकर आए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गॉस लॉ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है बेटे, आपके बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो है पता होना जरूरी है। हमने पिछला पूरा लेक्चर मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही लगाया। क्या फाइंड आउट किया हमने कि अगर मेरे पास कोई भी एरिया है, क्या थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ भी जनरली, ये मेरे पास एक छोटा सा एरिया है, स्मॉल एरिया, और इसका एरिया वेक्टर कैसा, ये ऐसा, ये क्या है इसका एरिया वेक्टर, छोटे से एरिया का छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए। तो मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कैसे जा रहा है, कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एन एंगल थीटा। तो हमने फ्लक्स कैसे निकाली? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये कौन सी फ्लक्स आई? छोटी सी फ्लक्स, छोटे से एरिया के लिए, यही था। इसी को हम क्या लिखते थे? डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट था, दो वेक्टर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट था, तो इसको क्या लिखा? ई डी ए कॉस थीटा। अब ये तो फ्लक्स बेटे एक छोटे से पर्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए आई है। अगर हमें पूरे एरिया के लिए अगर फ्लक्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं? इसका समेशन या टोटल। हमारे पास समेशन के लिए क्या चीज है? इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या करते थे? ई अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, है ना, ऐसे, या इसको इस तरह से लिख लो, ई डी ए कॉस थीटा, इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, या ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये भी लिख सकते हैं। और अगर ई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, हम एरिया की जगह पे इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये वो बात की चीजें हम देखते हैं। हमने फ्लक्स में मतलब इतनी चीज पढ़ी थी। अब जो हमारा गॉस लॉ है वो क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि बेटे अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस में 3D सरफेस है ना, अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर चार्ज है Q, कुछ भी चार्ज है Q, तो उसकी जो फ्लक्स है वो क्या होगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। दोबारा से सुनो, गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस कहता है कि बेसिकली देखो, गॉस लॉ क्या कर रहा है बेटा? सिंप्लीफाई कर रहा है चीजों को। हमें अगर टोटल फ्लक्स निकालनी है तो मैंने छोटा सा एरिया लिया तो हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर ई कांस्टेंट है तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बट अगर ई हर जगह पे वेरी कर रहा है तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत मुश्किल होने वाली है ये चीज कि अगर ई की वैल्यू हर जगह जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हर जगह वेरी करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे E1, फिर E2, फिर E3, फिर E4, E5, सबके लिए हमें E डॉट डी ए, E डॉट डी ए, E डॉट डी ए निकालना पड़ेगा, देन उसको सम करना पड़ेगा, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कर रहा है? उन चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कहता है? कहता है अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। जितना चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है उसका 1 by epsilon naught टाइम्स उसमें फ्लक्स जो है बाहर आएगी। आपको ये सारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहता है हमारा गॉस लॉ। लिखते हैं पहले इसको, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। गॉस लॉ क्या है? लिखो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge
enclosed by the surface, enclosed by the surface, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी, क्लोज्ड सरफेस की, विल बी इक्वल्स टू क्यू, क्या है क्यू, चार्ज कहां पे, इनसाइड दी सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है, गॉस लॉ इसको बोलते हैं, या गॉस थ्योरम भी बोला जाता है, ठीक है। या इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बेटे, ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमने पहले क्या लिखा था, ई डॉट डी ए। ये जो हम इंटीग्रेशन के ऊपर ये जो क्लोज एक सर्कल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब क्लोज्ड सरफेस के लिए का बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब क्या है, किसके लिए बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक है। इसको क्लोज्ड इंटीग्रल भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या ये सही है। कोशिश करते हैं थोड़ा सा देखने की कि क्या जो ये चीज हम बोल रहे हैं क्या वो सही है। इसको नोट कर लो बेटे, पहले आप लोग फटाफट से जरा नोट कर लो। मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। देखो बेटे, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक स्फीयर दिया है, स्फीयर 3D होता है ना, क्या है ये, स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर है जो कि 3D होता है। और वो कह रहा है कि यहाँ इसके लिए हमें क्या, इसके अंदर जो चार्ज है, वो सपोज यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू, कितना चार्ज है अंदर, प्लस क्यू। तो वो कहता है आप मुझे इसके लिए क्या फाइंड आउट करके बताइए, फ्लक्स, हमें जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो निकाल के बताइए, ठीक है। तो हम जरा कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड आउट करने की। देखो अब इसमें हमें पूरे स्फीयर के लिए जो है वो फ्लक्स निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो जरा बेटे, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ये ऐसा, ये सबको पता है, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इस तरह से, प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, कितना, बहुत छोटा सा, डी। और इसका अब एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बेटे, सेम इसी डायरेक्शन में होगा ना एरिया वेक्टर भी, डी ए, छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर डी ए, इसी डायरेक्शन में क्यों होगा, परपेंडिकुलर बनाना है ना आपको, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसा, रेडियस के अलोंग। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, 3D सर्फेसेस में या क्लोज सर्फेसेस में हम सरफेस पे परपेंडिकुलर और किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड। हम अंदर की तरफ नहीं ले सकते इसको, किस तरफ लेंगे, आउटवर्ड। जब पिछले लेक्चर में मैंने इसे समझाई आपको, ठीक है। तो स्फीयर और 3D सर्फेस है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड। अच्छा जी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल बेटे कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री। मैं इस पॉइंट के लिए छोटी सी फ्लक्स निकालती हूं, डी फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होगा बेटा। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना है हमारे पास, 0 डिग्री। तो ये क्या बन गया, इसको चलो ऐसे ही रहने दो, ई डी ए कॉस थीटा। कौन सी फ्लक्स आई है बेटे, छोटी सी फ्लक्स आई हमारे पास, डी फाई। ये सिर्फ इतने एक पोर्शन के लिए आई। अब सबके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, सब जगह ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए कैलकुलेट कर देंगे, और फिर उसके बाद सबका सम कर देंगे। सबका सम मतलब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, नेट फ्लक्स एफ फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई। क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों लिखा, क्लोज्ड सरफेस स्फीयर, इसके लिए मुझे क्लोज्ड सरफेस की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे पास अब डी फाई की वैल्यू है, कर देते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई मतलब ये वैल्यू पुट कर दो, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना, 0 डिग्री। अच्छा अब देखो बेटे, ई कांस्टेंट है, ये एक चार्ज, इसकी वजह से कांस्टेंट क्यों, देखो ये स्फीयर है, ये क्या बन रहा है बेटे, इसका रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस,
मतलब हर पॉइंट पे ई की वैल्यू क्या आएगी सेम। ई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपने अपने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ई का, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। के और क्यू कांस्टेंट वहां पे, और आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आर बढ़ेगा तो ई कम हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ था। बट यहाँ पे तो आर हर जगह क्या रह रहा है सेम। तो मतलब ई की वैल्यू यहाँ चेक करूं मैं, यहाँ चेक करूं, कहीं भी चेक कर रही हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटे क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है जी, ई सेम आ रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर लिया तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिर से ऐसे, फिर से इनके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। कहीं पर भी आप लोगे हर जगह एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री। मीन्स ई एंड थीटा आर कांस्टेंट, दोनों ही क्या है कांस्टेंट। लो थीटा लिख लो यहाँ कॉस थीटा। ई और थीटा दोनों कांस्टेंट है, तो मतलब अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो कांस्टेंट हम बाहर निकालते हैं बेटे। ई कॉस थीटा, दोनों चीजें बाहर आ गई, ई भी और कॉस थीटा भी। किसकी इंटीग्रेशन करेंगे, सिर्फ एरिया की। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, सिर्फ डी ए। देखो ये क्या बना, फाइव ई इज इक्वल्स टू ई कॉस 0 डिग्री। इसकी इंटीग्रेशन मतलब हमें क्या लेना है, स्फीयर का एरिया। और स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन मतलब टोटल स्फीयर का एरिया की तरह, डी ए छोटे छोटे एरिया को मिलाओगे ना, टोटल कितना बना 4 पाई आर स्क्वायर। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1, तो 5 ई कितना आया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी तो ये वैल्यू है हमारे पास। हमारे पास ई की जो है, मैं यहां लिख रही हूँ बेटे, ई की जो हमें वैल्यू है वो पता है। क्या होती है ई की वैल्यू, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही वैल्यू है ई की हमारे पास। ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया हमारे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास 5 ई देखो कितना बचा, 5 ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर मर गया, 4 पाई के साथ 4 पाई मर गया, और हमारे पास 5 ई की वैल्यू कितनी आई, हमारे पास 5 ई की वैल्यू कितनी आई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें गॉस लॉ ने बताया। अगर हम गॉस लॉ की हेल्प से सीधा चलते, गॉस लॉ की वजह से चलते, तो हमें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। गॉस ने हमें ये बताया कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर जितना भी चार्ज पड़ा है उसको अगर आप एप्सिलॉन नॉट के साथ डिवाइड करते हो तो उस सरफेस में से उतनी फ्लक्स जो है वो बाहर आएगी, यही बताया था। तो अगर मैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चलती तो मुझे ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखना, सिर्फ I इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है बेटे गॉस लॉ की। ये सारे के सारे स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगे जो हमने करके देखे हैं अभी। गॉस लॉ भी तो मैं यही बता रहा था ना, ठीक है। तो गॉस लॉ सही है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर हमें फ्लक्स फाइंड आउट करनी है देन इट विल बी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। डन बेटे, समझ में आई मेरी इतनी बात। देखो आगे चलते हैं। अच्छा अब एक चीज देखो, यही गॉस लॉ है ना हमारा, ये गॉस लॉ है। इस गॉस लॉ में देखो कौन कौन सी चीज आ रही है, एक तो क्यू और एक एप्सिलॉन नॉट। क्यू एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटे, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है ना। तो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, सिर्फ चार्ज। मतलब चार्ज के वेरी करने से फ्लक्स की वैल्यू वेरी होगी, बाकी किसी भी चीज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रही। किसी भी चीज मतलब डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही। डायमेंशन मतलब साइज। अब ये रेडियस आर है, अगर मैं इससे छोटा बना लूं r/2, इससे आधे रेडियस वाला स्फीयर बना लूं, या इससे डबल वाला या इससे 4 टाइम्स वाला रेडियस का स्फीयर बना लूं, आंसर विल रिमेन सेम। आप पुट करके देख सकते हो। अगर मैंने इसका रेडियस डबल कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी उसी वही वाला रेडियस आएगा ना कितना डिस्टेंस पे ये है, तो 2r का स्क्वायर। फिर से क्या करेगा, 2r स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट, 4 पाई के साथ कैंसिल आउट, देन अगेन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप कुछ भी करके देख लो, कोई भी डायमेंशन इसको कम करो चाहे ज्यादा करो, तो आंसर विल रिमेन सेम। साइज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, शेप पे भी डिपेंड नहीं करता। कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो उसके अंदर जितना भी चार्ज पड़ा है उसको बस एप्सिलॉन नॉट टाइम हम एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्लक्स आ जाएगी।
मतलब ये शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, आप स्फीयर ले रहे हो, आप स्क्वायर ले रहे हो, आप ट्राइंगल ले रहे हो, आप सिलेंडर ले रहे हो, व्हाटसोएवर इज द शेप, द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ध्यान में रखना है ये चीजों को। क्या बोला मैंने, जो हमारा गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग, मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा, आप लोग नोट कर लेना, याद रखना। हम यहां से इसके बाद हम यहां गए हैं और ये लास्ट में ये स्टेप लिखा है मैंने, ठीक है। हमारा जो गॉस लॉ है उसके अकॉर्डिंग बेटे, जो हमारी फ्लक्स है, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, क्लोज्ड सर्फेसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्लोज्ड सर्फेसेस की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, flux is independent of shape and size of closed surface। बस सरफेस क्लोज होना चाहिए, उसके अंदर कोई चार्ज होना चाहिए, उसकी शेप कैसे भी हो, उसका साइज कैसे भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, फ्लक्स विल बी फाई विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला रहेगा। डन बेटे, इतनी बात दिमाग में चलेगी, सबको ये चीज समझ में आ गई क्या बोला है मैंने। डन, आगे चलते हैं। अच्छा रजे, अगर आपको उसने दे दिया, देखो हमने क्या लिखा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है, इसके लिए है ये क्लोज्ड सरफेस के लिए पहली कंडीशन तो ये, दूसरी के अंदर जितना चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सपोज करो बेटे आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस था, कुछ भी था, इस तरह का कोई क्लोज्ड सरफेस था, और यहां पे एक चार्ज पड़ा है Q, यहां पे एक चार्ज पड़ा है Q, तो क्या ये फ्लक्स इसकी वजह से नहीं होगी? क्या फ्लक्स इसकी वजह से नहीं हो सकती? तो आंसर है नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आउटसाइड पड़ा है, आउटसाइड पड़ा है। ठीक है, मैं समझा देती हूँ इसको। देखो अगर ये प्लस चार्ज है तो हमने क्या बोला, फ्लक्स क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर या नॉर्मली थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, है ना, सरफेस एरिया। तो यही थी हमारे पास फ्लक्स। अब इसमें जब आउटसाइड दी हम क्लोज्ड सरफेसेस, 3D सरफेसेस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इससे कुछ इस तरह से, कहीं भी कुछ भी कैसी भी। ठीक है, मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई आपको समझाने के लिए। अब अगर कुछ बेटा मुझे फ्लक्स देखनी है तो मैंने ना यहां देखा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चला, ये कुछ ऐसे इस तरफ डायरेक्शन ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, इसका यहां मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, अब इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे। इसका एरिया वेक्टर देखना जरा कैसे बनेगा, किस तरफ बनेगा, वो इस तरफ बनेगा। एरिया वेक्टर जो इसका बनेगा वो इस तरफ बनेगा। इस तरफ क्यों बनेगा? क्योंकि ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, मतलब 3D सरफेस है, और 3D सरफेसेस के केस में हम अंदर वाला एरिया वेक्टर नहीं ले सकते। हमें कैसा एरिया वेक्टर लेना होता है, हमेशा परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, बाहर वाला, है ना। तो इसमें ये बना, तो यहां पे इस केस में फ्लक्स कितनी बन गई, φ1 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ई और ए के बीच का एंगल, तो ई और ए के बीच का एंगल यहाँ कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्लक्स φ1 में कितनी बन गई बेटा, माइनस ई ए। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस, मतलब ई जो है सेम था, नहीं भी होगा तो यहाँ पे E1 लिख लोगे आप। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे चली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है बेटे, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो भी इसी तरफ होगी, बाहर की तरफ लेना है ना, तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आई है, इसको मैंने φ2 लिख लिया, इसको क्या लिखा बेटे हमने, φ1। तो φ2 की वैल्यू कितनी आएगी, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये कितना आया, ई ए। तो नेट फ्लक्स कितनी बनी, नेट फ्लक्स इज φ1 प्लस φ2 इज इक्वल्स टू, दोनों का सम मतलब कितना बना, 0। कितना बना,
जीरो। तो मतलब बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स कितनी बनी, जीरो। आप कहीं भी किसी भी पेयर के लिए कैलकुलेट करोगे नेट फ्लक्स विल बी जीरो। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे ई ही हो, कुछ और वैल्यू बस हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रिक, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग है ना बेटे, मैंने अनइवन बॉडी ली है। हो सकता है यहाँ E1 हो, यहाँ E2 हो, यहाँ E3 हो, E4 कुछ भी, बट जब हम उनका नेट फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो। मैंने सेम मैग्नीट्यूड्स लेके आप लोगों को बात समझाने की कोशिश की है। तो मतलब दिमाग में से ये चीज, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको ऐसी कोई फिगर देगा, वो बहुत बार आए हुए क्वेश्चन, आप अपने पिछले क्वेश्चन पेपर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई फिगर दे दी, या उसने बोला इस फिगर के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कौन कौन सा पड़ा है, 3q -q एंड देन इज 4q। यहां बाहर पड़ा है 2q और यहां कहीं पड़ा है q। वो पूछ लेता है व्हाट इज द नेट फ्लक्स फॉर दिस क्लोज्ड सरफेस। आप बड़े आराम से, बड़े मजे से वहां क्या करके आते हो, आपको पता होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आप चार्ज कैलकुलेट करते हो, बड़े आराम से क्या करते हो, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 - 1 9, 9 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मैम क्वेश्चन पेपर बड़ा सही था, बड़े आसान क्वेश्चन थे, हम सब सही करके आए हैं। फिर जब रिजल्ट आता तो मैम मार्क्स पूछो मत, बड़े कम आए हैं। मैम ने पता नहीं क्या किया है, सर ने पता नहीं क्या किया है। मैम या सर ने कुछ नहीं किया है, आपने ही कुछ किया है। समझ रहे हो मेरी बात? आपने क्या किया है, आपने ये आउटसाइड वाले चार्ज उठा के बीच में ठोक डाले हैं इसके। दैट इज रॉन्ग। इसीलिए ये समझाया, अदरवाइज मुझे इतनी इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने बता दिया था आपको कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको इससे समझ जाना चाहिए था। ये इतना टाइम इस पे इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आए कि ये बाहर वाले चार्ज बेटे किसी भी क्लोज्ड सरफेस की फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि उनका चाहे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे कुछ भी है, हमने प्रूव कर दी वो चीज कि इस तरह से कुछ हो रहा है। डन। तो इसमें क्या आएगा आंसर आपका, 4 + 3 7, 7 - 1 6। तो चार्ज इनसाइड इज, फ्लक्स विल बी, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड कितना हो गया, 6q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर आएगा। दिस विल बी राइट। जो आप 9q वाला निकाल रहे थे वो गलत था। ठीक है, इसीलिए वो चीज इतनी आपको मैंने समझाई है। दिमाग में चली गई बेटे ये बात आपके? चलो, मैं उम्मीद कर रही हूँ जा रही है बातें दिमाग में। अब गॉस लॉ की बेटे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में डायरेक्ट डेरिवेशंस की फॉर्म में आपसे पूछी जाती हैं। गॉस लॉ की एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, उनको करने से पहले हमें कुछ कंडीशंस पढ़नी है कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का मतलब क्या है कि हम गॉस लॉ अप्लाई करके कोई पैरामीटर फाइंड आउट करने वाले हैं। कौन सा पैरामीटर? देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी फाई का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। मतलब ये दो टर्म्स आपस में बराबर है, इसको सॉल्व करते तब भी वही आंसर आता है। मैंने अभी स्फीयर के फॉर्म में करके दिखाया आपको। तो मतलब ये आपके पास कितने पैरामीटर है, 1 2 3 4, इन चार में से भी एक ये कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन तीन में से अगर कोई दो आपको पता चल जाए तो आप चौथे की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक तो हमें पता ही था, बाकी के तीन बचे, इन तीनों में से आपको दो कोई पता हो तो आप तीसरे की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यही है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब हमें कुछ तीन पैरामीटर पता होंगे, हम चौथा फाइंड आउट करेंगे। मोस्टली जो हमारी एप्लीकेशन जो आप क्लास +2 में कर रहे हो उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना आता है बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाकी ये चीजें हमें पता होती हैं। डन, समझ गए मेरी बात? तब इसको अप्लाई करने के लिए, इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ये गॉस लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो बेटे आप खुद सोचो, ये कांस्टेंट है, ठीक है जी, चार्ज एनक्लोज्ड को हम कुछ नहीं कर सकते, वो जितना उसमें होगा हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ठीक है इतना चार्ज है। अब जब इंटीग्रेशन करने बैठेंगे, यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल है बेटा, जब हम इंटीग्रेशन करने बैठेंगे तो अगर बेटे ई वेरी करता हुआ, ई वेरिएबल हुआ और एरिया भी वेरिएबल हुआ तो हमें दोनों की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ई भी वेरिएबल होगा तो हमें दोनों की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, दोनों को अलग 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 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम सोच लें कि ई कांस्टेंट है, सोच के हम बना लें कि ई कांस्टेंट है, तो आपके पास क्लोज्ड इंटीग्रल में अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डी। मतलब इसको भी अगर मैं ऐसे खोल के लिखूं
तो ये बनेगा EDA cos थीटा। मतलब तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड एंगल थीटा। एंगल थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर ये तीनों चीजें वेरी करेंगी बार बार तो हमारे लिए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तीन पैरामीटर्स को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए ई को क्या बनाना है? कांस्टेंट। और एक और चीज, थीटा को भी क्या बनाना है? कांस्टेंट। और अगर ये दो चीजें कांस्टेंट हो जाए, ई एंड कॉस थीटा, तो ये बाहर आ जाएंगे इस तरह से। आपके पास क्या बच जाएगा? सिर्फ ये, मतलब आपको सिर्फ क्लोज सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना बाकी बच जाएगा। ये तो कांस्टेंट, ये तो बाहर आ गए। बात समझ रहे हो मेरे बेटे? ठीक है, तो गॉस लॉ की इंप्लीमेंटेशन के लिए पहले हमें इन दो चीजों पे काम करना पड़ेगा कि ई भी कांस्टेंट आ जाए और ई और ए के बीच का जो एंगल थीटा है वो भी हर जगह पे सेम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी कंसिडरेशंस करते हैं, एक ऐसा सरफेस बनाते हैं जो इमेजिनरी है, ठीक है, एक ऐसा सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, उसे हम उसका नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। क्या नाम देते हैं? गॉसियन सरफेस। वो एक क्लोज्ड सरफेस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हम उसको गॉसियन सरफेस को इस तरह से बनाते हैं, मतलब पहले दिमाग में सोच के बनाते हैं कि ऐसा बनाना है कि वहां पे ई और थीटा दोनों सेम होने चाहिए, सेम एज एन कांस्टेंट होने चाहिए, सेम नहीं, बराबर नहीं, कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब ई हर जगह पे सेम रहना चाहिए, थीटा हर जगह पे सेम रहना चाहिए, मींस दोनों की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटे मेरे पास ये कोई फुटबॉल है, स्फेरिकल होती है ना, मतलब स्फीयर है कोई मेरे पास, ये यहां से अगर मैं चेक करूं तो ये कितना, ये रेडियस इसका आर, ये रेडियस भी आर, ये रेडियस भी आर, कहीं भी मैं रेडियस बनाऊंगी तो वो क्या बनेगा? आर। तो मतलब अगर इसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है तो इसका अगर रेडियस हर जगह सेम है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह क्या होगा? ऐसे बाहर आता हुआ सेम, यहां पर भी वही सेम, यहां पर भी वही सेम, है ना, डिस्टेंस सेम है, तो इन पॉइंट्स पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। तो हमारी एक पहली कंडीशन तो जस्टिफिकेशन होगी उसकी कि ई कांस्टेंट है। अब थीटा कांस्टेंट कैसे? मतलब ई और ए के बीच का जो एंगल है वो हर जगह पे सेम रहना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एरिया वेक्टर बनाया तो वो इसी डायरेक्शन में चलता है, यहाँ एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। यहाँ बनाऊंगी तो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, एंगल 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ 0 डिग्री, सिमिलरली यहाँ भी 0 डिग्री। तो ये ऐसा सरफेस जहां पे ई और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहे उसे हम क्या बोलेंगे बेटे? गॉसियन सरफेस। और बोलते हैं सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। सिमेट्रिक इसमें ई एंड थीटा शुड बी कांस्टेंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं बेटे? गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस? गॉसियन सरफेस। तो पहले तो हम जब भी हम एप्लीकेशन कोई भी इंप्लीमेंटेशन करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मैं आपको लिखवाती हूँ, इसके 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स टू अप्लाई गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस समझ में आ गया? एक सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, जिसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि इट शुड बी सिमेट्रिक। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? मैं छोटा सा लिख रही हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास जो हम गॉसियन सरफेस जिसकी मैं बात कर रही हूँ बनाएंगे तो बेटा आपको बहुत आसान लगेगा। एक बार अभी नई टर्म्स है तो इसलिए शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ई एंड थीटा शुड बी कांस्टेंट। कहां पे? एवरीवेयर ऑन दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के ऊपर हर जगह ई और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, समझिए। अब 4 स्टेप्स है हमारे पास। इन 4 स्टेप्स को अगर आप हमेशा याद रखोगे तो गॉस लॉ की कोई भी एप्लीकेशन आपके लिए मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। लिख लो फर्स्ट स्टेप, मैं बोल ही देती हूँ, लिखो बेटा। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस such that consider a Gaussian surface such that E and theta are symmetrical. E and theta are symmetrical. Symmetrical समझ गया ना? ऊपर आपने ये लिखा होगा, आपको समझ में आएगा, कांस्टेंट है हर जगह पे, सेम वैल्यू है हर जगह पे। E and theta should be E and theta are symmetrical. दूसरा स्टेप है बेटे, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या था? गॉसियन सरफेस बनाया। जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या है? कैलकुलेट
क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डी ए, इसकी कैलकुलेशन करनी है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में कैलकुलेट द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड बाय द, कितना चार्ज है उस सरफेस के अंदर, ये कैलकुलेट करना है। चौथे स्टेप में क्या करना है, अप्लाई गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, अप्लाई गॉस लॉ, दैट इज क्या है वो गॉस लॉ, फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटेग्रल ई डी ए, और ये किसके इक्वल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये चीज आपको अप्लाई करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, ई की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। 4 स्टेप्स, गॉसियन सरफेस बना लेना है, उस गॉसियन सरफेस के ऊपर ई और थीटा को डिफाइन कर देना, मतलब बता देना हमें, जब हम करेंगे ना एप्लीकेशन में लिखवाऊंगी, गॉसियन सरफेस बनाया कि हमने कैसा बनाया, हर के लिए अलग अलग बनेगा, चेक करेंगे हम जब करेंगे इनको, जरूरी नहीं कि हमेशा जो स्फीयर ही बनेगा, अलग अलग शेप्स का गॉसियन सरफेस होता है, ठीक है। तो पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उस गॉसियन सरफेस पे ई एंड थीटा की, ई कांस्टेंट है ये अश्योर करेंगे, थीटा कांस्टेंट है ये अश्योर करेंगे, फिर उस थीटा की वैल्यू क्या है ये बताएंगे। थीटा की वैल्यू मतलब ई और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, कई बार बेटा 0 बनता है, कई बार 90 डिग्री बनता है, मोस्टली आपके सिलेबस में 0 और 90 आते हैं, कई बार 180 भी हो सकता है, ठीक है। वो लिख देंगे पहले स्टेप में सारी चीजें, दूसरे वाले में ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तीसरे वाले में चार्ज देखेंगे कितना है उसके अंदर, और चौथे में गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। स्टेप्स लिखो, इन स्टेप्स को याद रखना है, रिमेंबर दीज स्टेप्स। तो हम पहली एप्लीकेशन करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन, हेडिंग लगा लो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो ये हमने पहले भी किया है, याद हो अगर आपको, जब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देती हूँ बेटा, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैंने कई बार बोला है, मैं जल्दी में मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा या बोला जाएगा, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। ये हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पहले भी फाइंड आउट की है, तो मतलब हम आंसर को चेक कर सकते हैं कि जो आंसर हमारा पहले आया था अगर वही है तो हम सही कर रहे हैं, हमारा गॉस लॉ सही है ना। अच्छा बेटा देखो क्या है पॉइंट चार्ज, ये मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, कहाँ, यहाँ किसी पॉइंट पे, और ये क्या है पी पॉइंट, जो कि इससे कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस मुझे मतलब ऐसा सरफेस बनाना है जिसपे ई की वैल्यू हर जगह सेम है, जिस पर थीटा की वैल्यू हर जगह सेम है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर ये आर डिस्टेंस है तो मैं इससे इतने ही डिस्टेंस पे हर जगह पे अगर एक सर्कल बना दूं इसके आसपास, तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए, क्या बन जाएगा मेरे लिए, गॉसियन सरफेस बन जाएगा ना बेटे। देखो मैं ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसे, क्या ये गॉसियन सरफेस है, बिल्कुल है जी। देखो इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बेटे, ये इस पर्टिकुलर एरिया पे एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये एरिया वेक्टर डी ए, दोनों के बीच में एंगल कितना यहाँ पे 0 डिग्री। हर जगह आप कहीं भी कैलकुलेट करोगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा, इसी तरफ थीटा फिर से 0 डिग्री। आप इधर 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 कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके पास जो थीटा है वो हर जगह 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह सेम है क्योंकि हर जगह रेडियस सेम है। ये बात तो मैंने पहले भी बताई आपको, ठीक है। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस है। और एक चीज और, गॉसियन सरफेस हमेशा उस पॉइंट से पास करेगा जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। हमें कहां बोला गया था, हमें बोला गया था कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस देखो हमारा इसमें से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया। आप इसको क्या लिखोगे, पहले स्टेप को लिखो जरा, मैं बोलती हूँ। फर्स्ट स्टेप में
Consider a sphere. Consider a sphere as Gaussian surface. Consider a sphere as Gaussian surface having center at particle location. पार्टिकल मतलब जो हमारा चार्ज है वो यहां पड़ा है, ठीक है, एट पार्टिकल लोकेशन, फुल स्टॉप, vector E and area vector are in the same direction, having angle 0 degree everywhere. Having angle 0 degree everywhere. तो ये तो हो गया बेटे हमारा पहला स्टेप, है ना। तो हमने पहला स्टेप तो कर लिया। स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल EDA फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू हमें पता है जी क्या होती है, EDA cos थीटा। पहले स्टेप में हमने क्या बोला, E हर जगह सेम है, थीटा हर जगह सेम है, तो दो चीजें कांस्टेंट बाहर आ गई, E cos थीटा, अंदर क्या बचा ये, और स्फीयर का एरिया जो है वो क्या होगा, E cos थीटा कितना 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने ये एक स्टेप और कर लिया, ये हमने क्लोज्ड इंटीग्रल EDA फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर 3, चार्ज एंड क्लोज्ड। कितना चार्ज है उसके अंदर, Q है तो है ना, सिर्फ Q। स्टेप नंबर 4, अप्लाई गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही था 5 इज इक्वल्स टू दिस। पुट करो इनकी वैल्यू, क्लोज्ड इंटीग्रल EDA हमने निकाला, ये इधर आ रहे हैं हम लोग, E cos थीटा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना है हमें, E को इधर रखा और उधर जाओ, Q बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0, cos 0 डिग्री, और ये कितना बना 1, तो वैल्यू कितनी है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। याद करो जब आप पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पढ़ा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट की थी, तो तब भी यही वैल्यू आई थी ना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अभी भी वही वैल्यू आ रही है, बट बाय यूजिंग गॉस लॉ। ये आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, बड़ा मतलब सिंपल, कि मैम क्या है वही कर लेते, नहीं, जब हम बेटे आगे जाके और कॉम्प्लेक्स सर्फेस तो मैं सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से लिया, ठीक है। अगला करवाती हूँ, आपको समझ में आएगी कि मैम क्यों कह रहे थे कि ये आसान है, ठीक है। देखते हैं अब क्यों आसान है ये, चेक कर, पहले इसको नोट कर लो बेटे, नोट कर लो बेटा इसको। देन नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। सेकंड में करते हैं ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे याद है, जब आपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा उसमें 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ का कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसके अलावा कुछ चार्ज जो हमारे पास फैला हुआ है, और इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ मान लेते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी। देखो क्या बेटा, अब मेरे पास एक लीनियर चार्ज कंडक्टर है इस तरह से, और इसके ऊपर ये चार्ज जो है वो फैला हुआ है,
इनफाइनाइट मतलब इस तरह से कुछ इसकी लेंथ है। अब पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें एक गॉर्जियन सरफेस बनाना है। अब देखो इसमें वो स्फीयर नहीं बन सकता, इसमें वो स्फीयर नहीं बन सकता। अगर आप इसके आसपास यहाँ स्फीयर बनाओगे तो हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी। तो स्फीयर इज नॉट ए सोल्यूशन एज गॉर्जियन सरफेस फॉर दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब दिमाग चलाते हैं तो अच्छा पहले तो बोलते ये है हमें कहाँ फाइंड आउट करना है, इससे कुछ डिस्टेंस, सपोज ये आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे मुझे इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसके पैरेलल पर ऐसे लाइन लगाऊं, ये लगाऊं, तो ये दोनों सरफेसेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ चलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, तो इसमें हम सिलेंडर बनाते हैं। क्या बनेगा, यहाँ पे एक सिलेंडर, इतना ही डिस्टेंस इधर लो, ये ले लिया। अब यहां से ये ऐसा, ये ऐसा, ये बन गया, और ये कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से। तो इस केस में सिलेंडर जो है वो क्या है, गॉर्जियन सरफेस है। देखो कैसे बेटे, ये वाला तो देखो इसके, अच्छा एक चीज और बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा होता है कि एक गॉर्जियन सरफेस में ही बनता, जैसे इसमें नहीं बन रहा, जैसे पॉइंट चार्ज था ना, उसमें एक स्फीयर बन गया और उसी स्फीयर से वो सफिशिएंट था, उसने हमारा काम सॉल्व कर दिया। इस केस में नहीं बन रहा, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल बना, ये मतलब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैं स्फीयर बनाऊंगा, सर्कल बनाऊं, नहीं हो रहा था, तो हमें क्या बनाना पड़ा, एक सिलेंडर बनाना पड़ा। बट अब इस केस में क्या है, गॉर्जियन सरफेस के को बांटा गया है अलग अलग, मतलब 2 गॉर्जियन सरफेस बन गए हैं, ये 3 गॉर्जियन सरफेस बन गए हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल है, ये नहीं सोच लेना कि एक ही गॉर्जियन सरफेस बनाना है, ठीक है। हम अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड है और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब जब मैं देखो सिलेंडर जो होता है, एक मिनट, ये जो सिलेंडर है, जैसे हम मार्कर को ले लेते हैं, चलो ये सिलेंडर है ना मार्कर, तो इसके कितने सरफेस, 3 सरफेसेस बन रहे हैं। एक ये वाला फ्लैट सरफेस या प्लेन सरफेस बोलोगे, नीचे वाला, और एक ये ऊपर वाला, और ये वाला कैसा बेटे, कर्व्ड सरफेस। ये वाला कैसा, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। ये वाला सारा कर्व्ड सरफेस है, और ये 2 साइड वाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है बेटे, प्लेन सरफेसेस या फ्लैट सरफेसेस है, मतलब इसके पास 3 सरफेसेस है। बस हमने ये चेक करना है कि कर्व्ड सरफेस जो है उसके ऊपर हर जगह ई और थीटा सेम होना चाहिए, और जो फ्लैट सरफेसेस है उनके ऊपर भी, मतलब इससे डिफरेंट हो सकता है, बट वैसे इस पूरे के पूरे फ्लैट सरफेस के ऊपर ई और थीटा सेम होने चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं। देखो इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ किस तरह बनेगी, ऐसे पॉजिटिव है ना, इसमें से निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। और इस कर्व्ड सरफेस में जब आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो किस तरफ बनेगा, ऐसे, मतलब ई ए, और यहाँ पे कुछ एरिया वेक्टर इसका डी ए, तो इन दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, थीटा कितना, 0 डिग्री। आप चाहे इधर नोट करो, चाहे आप इसको इधर करो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ऐसा, और यहां से एरिया वेक्टर भी ऐसा, तो यहाँ ई और डी ए दोनों की जो डायरेक्शन है सेम, अगेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस की तो बात हमारी सॉल्व होगी, जो दिक्कत थी सॉल्व होगी। अब इस सरफेस में देखो, ये बेसिकली ऊपर क्या बन रहा है, एक सर्कल टाइप बन रहा है ना, ये ऐसा इस तरह से। अब इसका एरिया वेक्टर कैसा, ऊपर की तरफ जाता हुआ, इसका एरिया वेक्टर यहां से कैसा बेटे, ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, इस तरफ जाता हुआ। तो इसमें आप कहीं भी चेक करोगे, एरिया वेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ, कहीं भी इधर इधर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर या इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री हर जगह पे। इसी तरह से नीचे वाले पे चेक करोगे, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, और फिर से यहाँ पे एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो प्लेन सर्फेसेज है, जो फ्लैट सर्फेसेज है, वहां पे ई की वैल्यू तो सेम ही है सब जगह ही, एंगल यहाँ पे एरिया वेक्टर और ई के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री फ्लैट सर्फेसेस पे। कर्व्ड सरफेस पे कितना, 0 डिग्री, कर्व्ड सरफेस पे कितना, 0 डिग्री। तो ये पॉसिबल है कि एक सरफेस के अलग अलग, मतलब उसको बांटा गया हो, जरूरी नहीं कि एक ही सिंगल गॉर्जियन सरफेस बनेगा। इस चीज को रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है बेटे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, हमने क्या बनाया है, गॉर्जियन सरफेस, किस शेप में है वो, सिलेंडर की शेप में है। अब देखो फिर से मेरी कंडीशन जस्टिफाई होगी, वो गॉर्जियन सरफेस कहां से पास करना चाहिए, उस पॉइंट से पास करना चाहिए जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें कहां फाइंड आउट करना था, पी से, और पी से हमारा गॉर्जियन सरफेस सिलेंडर जो है वो पास कर रहा है, ठीक है। लिख लो इस फर्स्ट स्टेप को, मैं बोल रही हूं, लिखो, कंसीडर अ गॉर्जियन सरफेस, कंसीडर अ गॉर्जियन सरफेस
in shape of a coaxial cylinder, in shape of a coaxial cylinder with radius r, with radius r, कैपिटल आर लिखना बेटे, यहां हमने कैपिटल आर लिया है, स्मॉल भी ले सकते हैं, with radius r, so that p is on the surface, so that p is on the surface full stop, for curved surface, for curved surface theta is equals to 0 degree, and for flat surfaces, and for flat surfaces theta is equals to 90 degree, theta is equals to 90 degree. स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया बेटे. स्टेप 2 पे चलते हैं बेटा हम लोग. ये बेटे इसको मिटा रही हूं, ठीक है, आप लोगों ने हेडिंग लिख ली होगी. स्टेप 2 क्या था बेटे, हमें क्या कैलकुलेट करना था, क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डी ए, है ना. अब इसमें देखो क्या है, एक सरफेस नहीं बना, हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा है, ठीक है. तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 हिस्सों में लिख देंगे. ई डॉट डी ए किसके लिए, पहले ये कर्व्ड हिस्से के लिए, प्लस ई डॉट डी ए ये किसके लिए, फ्लैट सरफेस 1, फर्स्ट, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, 2 है ना, दोनों लिखेंगे, प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फ्लैट सरफेस 2, ठीक है ना. सॉल्व खोलो इसको जरा, क्या बना, ये ई डी ए कॉस, कर्व के लिए कितना एंगल है, 0 डिग्री, इंटीग्रेशन, प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री, प्लस ई डी ए कॉस 90 डिग्री, दोनों फ्लैट के लिए 90 डिग्री था. कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये 2 टर्म्स तो क्या बन गई, 0. क्या बचा आपके पास, ई कॉस 0 कितना होता है, 1, ई बाहर आ गया, मतलब ये 1 बन गया. ये तो किसकी इंटीग्रेशन, डी ए की, ठीक है. मतलब आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए निकालना, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है बेटे, ई इंटू 2 पाई आर एल, यही होता है. अगर आपको याद हो, रेडियस आर है ना, कैपिटल आर, एल क्या है इसकी लेंथ, ये एल. अगर मैथ से याद हो तो आपको याद होगा ये कितना आएगा, 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस के लिए. किसके लिए है ये, कर्व्ड सरफेस के लिए. तो हमने स्टेप नंबर जो 2 था वो कंप्लीट कर लिया. स्टेप नंबर 2 जो था हमने वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. नोट करो इसको, नोट कर लो बेटे इसको. चलो मिटाते हैं बेटा. तीसरे स्टेप पे आते हैं. थर्ड स्टेप में क्या करना था, चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड. अब इसमें क्यू चार्ज नहीं है, इसमें कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. तो उसमें आप क्या लिखते होते हो, अगर आपको याद हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, यही होती थी. जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह पे क्या लिखते थे, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो यहां से क्यू कितना हो गया बेटे, लैम्डा इंटू एल, क्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल. स्टेप नंबर 4, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम. क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डी ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आई थी बेटे, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट. एल के साथ एल मर गया,
कितना बचा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना। वैसे आप सिलेंडर की उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन वगैरह से करने लगोगे तो इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसी एक पॉइंट पर, कितनी वैल्यू आई, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ गए बेटे? दो एप्लीकेशन करवाई मैंने आपको अभी, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से और दूसरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बेटे लेक्चर्स में, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैं हर लेक्चर में मुझे लगता है मैंने बोला होगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आप सबके पास है, आपके ग्रुप में मैं ऐड हूं, है ना, तो सबके पास है। या तो ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है, या ऐसा है कि आप लेक्चर्स को सिर्फ एक मूवी की तरह देख रहे हो इसीलिए आपको कोई डाउट नहीं है, या तीसरी चीज है कि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। और मैं तो बस यही सच मान रही हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बट फिर भी बेटे मैं बार बार बोलती हूँ, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी है, एनीवन, शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझे कॉल कीजिए 6:30 to 7:30, आई विल बी अवेलेबल। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, आप में से ओंकार ने मुझे एक दो बार डाउट्स पूछे हैं और मुझे अच्छा लगा कि ठीक है वो बच्चा पढ़ रहा है इसीलिए उसके पास डाउट्स आए हैं। ठीक है, उसने मेरे से डाउट्स पूछे हैं और मैंने उसके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप सब भी बड़े ध्यान से चीजों को पढ़ो करने की। देखो बेटे, अब इसको तो आप समझ लेते हो जो मैं क्लास में बोल रही हूँ। बेटे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, बुक्स नहीं है ये बहाना नहीं लगाना, आपके पास, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास इंटरनेट है। एनसीईआरटी की बुक बड़े आराम से पीडीएफ मिल जाती है उसकी, और एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाओ साथ साथ में। एनसीईआरटी नहीं है कहीं और से उठाओ, आपके पास इतना सोर्सेज होते हैं, आप उनको क्यों नहीं यूटिलाइज करते हो? ठीक है, तो क्वेश्चंस ट्राई करो। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं खुद आपको क्वेश्चंस भेज दूं, असाइनमेंट्स भेज दूं। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आपको वो भी मिल जाएंगी। बट प्लीज पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं करना है कि ठीक है बस काम हो रहा है, ठीक है चल रहा है, देख लेंगे, अभी नहीं लेक्चर देखा, 2 इकट्ठे कर लिए, 3 इकट्ठे कर लिए, ऐसा नहीं करना बेटे। एक सब्जेक्ट थोड़े ना आपके पास, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होगे आप आराम से। अगर तीनों के 2 दिन नहीं लगाए तो देखो 6 लेक्चर इकट्ठे हो गए और तीसरे दिन के अलग से इकट्ठे हो गए, तो कैसे लगाओगे इतने लेक्चर्स? समझ रहे हो? ठीक है, तो ये नहीं सोच लेना कि मैम हमसे दूर होकर भी हमें डांटे जा रहे हैं। डांट नहीं रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए बेटे बोल रही हूँ कि स्टडी करते रहो। ठीक है, तो अगली क्लास में हम गॉस लॉ की अगली एप्लीकेशंस करेंगे। 1-2 एप्लीकेशंस अभी और हैं जो हमने करनी है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसीलिए ध्यान से लेक्चर नंबर 9 भी और लेक्चर नंबर 10 भी बड़े अच्छे से रिवाइज करके लेक्चर नंबर 11 लगाने बैठना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।